पाठ 20 रचनात्मक अभिव्यक्ति क्रिएटिव एक्सप्रेशन। अपने भावों और विचारों को प्रकट करने का साधन भाषा है। हमारी अभिव्यक्ति चाहे मौखिक हो अथवा लिखित, स्पष्ट और स्वाभाविक होने के साथ साथ सरल होनी चाहिए। भाषा के कौशलों को सीखते समय सुनने, बोलने, पढ़ने, लिखने और चिंतन करने पर ध्यान देना आवश्यक है। इनमें नवीनता के लिए विभिन्न भाषागत गतिविधियों से अपनी भाषा को पुष्ट करना होता है। इसके लिए विद्यार्थियों को अपनी लिखित अभिव्यक्ति के साथ साथ मौखिक अभिव्यक्ति की ओर भी ध्यान देना चाहिए। इसके लिए विविध गतिविधियों की प्रस्तुति में शुद्ध उच्चारण एवं व्याकरण सम्मत भाषा का प्रयोग किया जाना आवश्यक है। मौखिक अभिव्यक्ति ओरल एक्सप्रेशन। रचनात्मक अभिव्यक्ति में मौखिक अभिव्यक्ति का विशेष महत्व है। भाषा के कौशलों को सीखते समय अधिक बल सुनने और बोलने पर होता है। परीक्षा में तथा विविध प्रतियोगिताओं में स्वयं को सिद्ध करने के लिए मौखिक अभिव्यक्ति का महत्वपूर्ण स्थान है। मौखिक अभिव्यक्ति में कविता गायन, वाद विवाद, कहानी सुनाना, परिचय लेना देना, मंच संचालन, अभिनय, भाषण तथा सामूहिक चर्चा आदि प्रमुख हैं। इसके लिए विद्यार्थी को यह भी समझना चाहिए कि उसे किन बिंदुओं पर आंका जाएगा। मौखिक अभिव्यक्ति के लिए ध्यान देने योग्य बिंदु। भाषा सभ्य एवं शिष्टतापूर्ण हो। व्यंग्यात्मक भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। दूसरे व्यक्ति से संबंध एवं स्तर का ध्यान देना चाहिए। हास परिहास की सीमा सदैव निश्चित करनी चाहिए। उसका उल्लंघन नहीं करना चाहिए। कविता पाठ। छात्रों में आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए कविता पाठ एक उपयोगी विधा है। इसके लिए छात्रों का मूल्यांकन भी किया जाना चाहिए ताकि छात्रों में पर्यवेक्षण शक्ति का विकास हो। कविता पाठ करते समय ध्यान देने योग्य बिंदु। कविता भली भांति याद होनी चाहिए। विषय के अनुकूल आरोह अवरोह होना चाहिए। जैसे देशभक्ति की कविता में ओज एवं उत्साह का भाव हो। प्राकृतिक सौंदर्य वाली कविताएं भाव विभोर होकर सुनानी चाहिए। अभिनय। छात्रों में भाषा कौशल के विकास के लिए तथा उनमें आत्मविश्वास उत्पन्न करने के लिए अभिनय या भूमिका निर्वहन रोल प्ले एक महत्वपूर्ण गतिविधि है। छोटे छोटे संवादों वाले नाटक लिखना, मंच सज्जा, वेशभूषा, संवाद बोलना आदि इसके अंतर्गत आते हैं। भूमिका निर्वहन करते समय ध्यान देने योग्य बिंदु। छात्र किसी पाठ विशेष या कहानी आदि को नाटक रूप में लिखकर प्रस्तुत करें। संवादों की भाषा सरल, सहज और भावानुकूल हो। विचारों का क्रमबद्ध आदान प्रदान हो। वाद विवाद। किसी विशेष विषय के पक्ष और विपक्ष में अपने विचारों को प्रस्तुत करना वाद विवाद कहलाता है। वाद विवाद की तैयारी के लिए ध्यान देने योग्य बिंदु। तर्क के बिंदुओं को लिखकर अपने विचार सरल एवं स्पष्ट भाषा में प्रस्तुत करें। विपक्ष की बात का विरोध करने के लिए भी शिष्टाचार का ध्यान रखें। तर्क वितर्क को भली भांति समझें। बार बार एक ही बात ना दोहराएं। भाषण प्रस्तुति। भाषण प्रस्तुति के अंतर्गत छात्रों को जीवनोपयोगी और समसामयिक बिंदुओं पर बोलना होता है। इससे आत्मचिंतन और मौलिकता का भी विकास होता है। भाषण प्रस्तुति के समय ध्यान देने योग्य बिंदु। विचारों में क्रमबद्धता हो और वे एक दूसरे से संबद्ध हों। शुद्ध उच्चारण, उतार चढ़ाव, नाटकीय प्रस्तुति भाषण को प्रभावशाली बनाती है। लिखित अभिव्यक्ति रिटन एक्सप्रेशन। लिखित अभिव्यक्ति के अंतर्गत चित्र वर्णन, कहानी लेखन, विज्ञापन रचना, अनुच्छेद लेखन, निबंध लेखन आदि के माध्यम से छात्रों को लेखन कला में सशक्त बनाया जाता है। अनुच्छेद लेखन पैराग्राफ राइटिंग।
अनुच्छेद लेखन निबंध का ही संक्षिप्त रूप है। निबंध में विस्तार पूर्वक वर्णन करना होता है, जबकि अनुच्छेद लेखन में उसी बात को सार रूप में लिखना होता है। निबंध को 350 से 450 शब्दों में लिखा जाता है, जबकि अनुच्छेद को केवल 80 से 100 शब्दों में ही लिखा जाता है। अनुच्छेद लेखन में निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। जिस विषय पर अनुच्छेद लिखना हो, उससे संबंधित सभी विषयों का समावेश होना चाहिए। अनावश्यक विस्तार नहीं होना चाहिए। वाक्य छोटे, सरल तथा प्रभावशाली होने चाहिए। भाषा प्रवाह पूर्ण होनी चाहिए। शब्दों की सीमा का ध्यान रखना चाहिए। विषय की भूमिका न देकर सीधे विषय पर आ जाना चाहिए। उपसंहार एक ही वाक्य में समाप्त कर देना चाहिए। दिए गए अनुच्छेदों को पढ़िए, समझिए और फिर स्वयं लिखने का प्रयास कीजिए। 1. मानव विकास और मानव मूल्य। आधुनिक मानव समाज में एक और विज्ञान को भी चकित कर देने वाली उपलब्धियों से निरंतर सभ्यता का विकास हो रहा है, तो दूसरी ओर मानव मूल्यों का ह्रास होने से समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। अनेक सामाजिक और आर्थिक समस्याओं का शिकार आज का मनुष्य विवेक और ईमानदारी को त्याग कर भौतिक स्तर पर ऊंचा उठने का प्रयत्न कर रहा है। वह सफलता पाने की लालसा में उचित और अनुचित की चिंता नहीं करता। उसे तो बस लक्ष्य को पाने की प्रबल इच्छा रहती है। वह ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए भयंकर अपराध करने में भी संकोच नहीं करता। वह इनके नित नए नए रूपों की खोज करने में अपनी बुद्धि का दुरुपयोग कर रहा है। आज हमारे सामने यह प्रमुख समस्या है कि इस अपराध वृत्ति पर किस प्रकार रोक लगाई जाए। सदाचार, कर्तव्य परायणता, त्याग और नैतिक मूल्यों को त्याग कर सुख की कामना स्वप्न मात्र है। 2. संगठन की महिमा। संगठन में शक्ति है। जब हमारे हाथ की अंगुलियां आपस में मिल जाती हैं, तो मुक्का बन जाता है। आप जानते हैं कि मुक्के में कितनी शक्ति होती है। अकेली अंगुली कुछ नहीं कर सकती, जबकि मुक्का खासा प्रहार कर सकता है। छड़ी अकेली हो तो आसानी से टूट जाती है, पर ऐसी कुछ छड़ियां एक साथ बांध दी जाएं तो उन्हें आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता। जब आप अकेले हों तो शत्रु आप पर आसानी से आक्रमण कर सकता है, पर यदि आप 2 लोग हों तो आपका वैरी भी आप पर वार करने से पहले 10 बार सोचेगा, क्योंकि 1 और 1 मिलकर 11 होते हैं। इस उक्ति का भी आशय यही होता है। जब 2 आदमी किसी काम को मिलकर करते हैं तो उनमें उत्साह बढ़ जाता है। शक्ति दुगुनी ही नहीं, कई गुनी बढ़ जाती है। संगठन में बल है। यह तथ्य व्यक्तियों की तरह राष्ट्रों पर भी समान रूप से लागू होता है। जो राष्ट्र शक्तिशाली होता है, उसे शत्रु देश आंख नहीं दिखा सकता। वह राष्ट्र सभी विपत्तियों पर काबू पा लेता है। इसके विपरीत फूट असफलता का मूल कारण है। इसीलिए संगठन की महिमा का बखान किया गया है। कहानी लेखन, स्टोरी राइटिंग। मनुष्य के साथ ही कहानी का भी जन्म माना जाता है। दूसरे शब्दों में हम यूं कह सकते हैं कि कहानी उतनी ही प्राचीन है जितना कि स्वयं मनुष्य। जब मनुष्य को वाणी मिली तब उसका स्रोत फूट पड़ा और वह अपने दिन भर के अनुभव अपने साथियों को बताने लगा। कालांतर में इन्हीं अनुभव वृत्तांतों ने कहानी का रूप धारण कर लिया। बाद में यही कहानियां और दादी की कहानियां घर घर में प्रचलित एवं लोकप्रिय हुईं। इस प्रकार पाषाण युग से चली आने वाली कहानी आज विकास की ओर बढ़ती जा रही है। कहानी लिखना एक कला है। इसमें कल्पना के साथ साथ अभ्यास की भी आवश्यकता है। हालांकि परीक्षा में कहानी लेखन से संबंधित 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। चित्रों को देखकर कहानी लिखना, संकेतों के आधार पर कहानी लिखना, शीर्षक पर कहानी लिखना। कहानियां लिखना अनुच्छेद या निबंधों की अपेक्षा कठिन होता है, क्योंकि इसमें कल्पना का अधिक सहारा लेना पड़ता है। कहानी लिखते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। यदि चित्रों या संकेतों के आधार पर कहानी लिखनी हो, तो उन सभी चित्रों को ध्यान से देखिए या संकेतों को पढ़िए और कहानी की रूपरेखा बना लीजिए।
कहानी की भाषा सरल और मनोरंजक होनी चाहिए। कहानी का प्रारंभ सुंदर तथा आकर्षक रूप में होना चाहिए। कहानी के अंत में उससे मिलने वाली शिक्षा अवश्य लिखनी चाहिए, अतः उसका अंत उससे मिलने वाली शिक्षा के अनुरूप ही होना चाहिए। कहानी सदैव भूतकाल में लिखी जानी चाहिए। चित्रों के आधार पर कहानी लेखन। एक घमंडी खरगोश और कछुआ। कहानी। एक बार एक खरगोश और कछुए में मुकाबला हुआ। खरगोश को अपनी तेज चाल पर बड़ा घमंड था, इसलिए वह सदा कछुए की मंद गति को देखकर उसका उपहास उड़ाता रहता था। वह कहता था कि घोंघे की चाल से चलने वाला कछुआ भी कभी मेरा मुकाबला कर सकता है। तंग आकर एक दिन कछुए ने उसकी चुनौती को स्वीकार कर लिया। दोनों ने एक स्थान निश्चित किया और नियत समय पर दौड़ना आरंभ किया। कछुआ अभी 2-4 कदम ही चला था कि खरगोश हवा से बातें करता हुआ उसकी दृष्टि से ओझल हो गया। परंतु कछुए ने साहस न छोड़ा और धीरे धीरे चलता रहा। खरगोश बहुत आगे निकल गया था। उसने पीछे मुड़कर देखा कि कछुए का कहीं निशान भी नहीं है। वह हंसते हुए बोला, यह मंद गति वाला कछुआ 4 कदम चलने में भी घंटा लगाता है। बड़ी कठिनाई से सायंकाल तक वहां पहुंचेगा, जहां मैं कुछ क्षण में ही पहुंच गया हूं। गंतव्य स्थान अब थोड़ी ही दूर था। उसने सोचा, चलो कुछ समय यहाँ पेड़ के नीचे ठंडी ठंडी छाया में आराम कर लिया जाए। जब वह आता दिखाई देगा तो दौड़कर उससे पहले गंतव्य स्थान पर पहुंच जाऊंगा। ऐसा सोचकर वह एक पेड़ के नीचे छाया में लेट गया और उसे गहरी नींद आ गई। कछुआ धीरे धीरे रेंगता हुआ वहां पहुंचा, जहां खरगोश सो रहा था। उसने उसे सोया हुआ देखा और चुपके से अपनी चाल चलता गया तथा गंतव्य स्थान पर पहुंच गया। बहुत देर के बाद खरगोश जागा। उसने पीछे मुड़कर देखा तो कछुआ कहीं आता हुआ दिखाई न दिया। वह प्रसन्नता से गंतव्य स्थान की ओर दौड़ा, परंतु जब वह वहां पहुंचा तो यह देखकर बड़ा लज्जित हुआ कि कछुआ उससे पहले ही वहां पहुंच चुका था। तब खरगोश ने हाथ जोड़कर कछुए से क्षमा मांगी। शिक्षा। घमंडी का सिर सदा नीचा होता है। संकेत के आधार पर कहानी लेखन। संकेत। जंगल में विश्राम करता हुआ शेर। चूहे का शेर पर उछलना कूदना। शेर का क्रोधित होना। चूहे का गिड़गिड़ाना। कभी सहायता करने का वादा करना। शेर का हंसना। शेर का चूहे को छोड़ना। शेर का शिकारी के जाल में फंसना। चूहे का जाल काटकर शेर को बचाना। शेर और चूहा। किसी जंगल में एक शेर रहता था। एक दिन वह दोपहर को वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहा था। तभी एक छोटा सा चूहा अपने बिल से निकलकर आया तथा शेर के ऊपर उछल कूद करने लगा, जिसके कारण शेर की नींद खुल गई। अपने शरीर पर एक छोटे से चूहे को उछल कूद करते देखकर शेर को बहुत क्रोध आया। उसने चूहे को अपने पंजों में दबोच लिया। भयभीत चूहे ने अत्यंत विनीत स्वर में कहा, महाराज, मुझ पर दया कीजिए। मैं एक छोटा सा प्राणी हूँ, कृपया मुझे छोड़ दीजिए। मैं आपका यह उपकार जीवन भर नहीं भूलूंगा और समय पड़ने पर अपनी जान पर खेलकर भी आपकी सहायता करूंगा। शेर उसकी बात सुनकर हंसा और बोला, अरे चूहे, तुम भला मेरी क्या सहायता कर सकते हो? फिर भी मैं तुम पर दया करके छोड़ रहा हूँ। चूहे ने शेर को धन्यवाद कहा और अपने बिल में चला गया। कुछ दिनों बाद वही शेर शिकारी के जाल में फंस गया, जिसके कारण वह भीषण गर्जन करने लगा। चूहे ने अपने बिल में से उसकी आवाज पहचान ली। वह बिल से बाहर आया और बोला, महाराज, आप चिंता न करें। एक दिन आपने मुझ पर उपकार किया था। आज मैं उस उपकार का बदला अवश्य चुकाऊंगा। यह कहकर चूहे ने शेर का जाल काट दिया। शेर ने चूहे को धन्यवाद दिया और घने जंगल में चला गया। शिक्षा। एक, छोटे से छोटा व्यक्ति भी समय पड़ने पर काम आ सकता है। 2, किसी के उपकार को भूलना नहीं चाहिए।
शीर्षक के आधार पर कहानी लेखन। शीर्षक बलवान कौन। एक दिन सूर्य और वायु में बहस हो गई। सूर्य कहने लगा कि मैं अधिक बलवान हूँ। वायु कहने लगी कि मैं अधिक बलवान हूँ। बहुत देर तक दोनों आपस में बहस करते रहे। अचानक सूर्य ने देखा कि रास्ते पर एक यात्री कंबल ओढ़े चला आ रहा है। सूर्य को एक उपाय सूझा। उसने वायु से कहा, जो इस यात्री के शरीर से कंबल उतरवा देगा वही अधिक बलवान होगा। वायु ने उसकी चुनौती स्वीकार कर ली। वायु जोर जोर से चलने लगी। यात्री ने कंबल कसकर ओढ़ लिया। वायु और जोर से चली। यात्री ने और कसकर कंबल लपेट लिया। अब वायु ने बवंडर का रूप ले लिया। यात्री एक गड्ढे में कंबल ओढ़कर छिप गया। वायु ने थककर सूर्य से कहा, अब तुम्हारी बारी है। सूर्य ने अपनी धूप तेज कर दी। यात्री ने चलना जारी रखा। सूर्य ने अपना ताप और बढ़ाया। यात्री को पसीना आने लगा। सूर्य खूब जोर से चमका। अब यात्री सहन नहीं कर पाया। उसने कंबल उतार दिया और पेड़ की छाया में बैठ गया। सूर्य ने वायु से पूछा, अब बताओ कौन अधिक बलवान है। वायु ने हार स्वीकार कर ली। शिक्षा, कभी किसी को अपने से दुर्बल नहीं समझना चाहिए। चित्र वर्णन, पिक्चर डिस्क्रिप्शन। मानव एक कल्पनाशील प्राणी है। यही कारण है कि किसी दृश्य या चित्र को देखकर उसके मन में भिन्न भिन्न प्रकार के भाव उत्पन्न होने लगते हैं। किसी दृश्य या चित्र को देखकर अंतर मन में उठने वाले भावों अथवा विचारों को लिखकर अभिव्यक्त करना ही चित्र वर्णन है। उदाहरण, इस चित्र में जोरों की बारिश हो रही है। बच्चों को बारिश का मौसम बहुत अच्छा लगता है। वे बारिश का मजा लेने के लिए घर से कागज की नाव बनाकर बाहर निकलते हैं। घर के बाहर पानी का बहाव चल रहा है। बच्चे बारिश का आनंद ले रहे हैं। बच्चे पानी के तेज बहाव में कागज की नाव तैरा रहे हैं, जिसे देखकर उन्हें बहुत खुशी हो रही है। एक लड़का अपनी साइकिल पर सवार होकर बारिश का आनंद लेने आ पहुंचा। एक अन्य बच्चा अपनी छत पर ही बारिश का आनंद ले रहा है। एक बुजुर्ग व्यक्ति को किसी जरूरी काम से बाहर निकलना पड़ा। बारिश में भीगने से बचने के लिए वे छतरी लेकर निकल पड़े। इस मौसम में कई लोग चाय पकौड़ों का आनंद लेते हैं। एक औरत प्लास्टिक की चादर के नीचे बैठकर भुट्टे बेच रही है। बारिश का मौसम सभी को आनंद प्रदान करता है। पत्र लेखन, लेटर राइटिंग। पत्र अपने विचारों को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने का सबसे उत्तम साधन है। इसमें हम भाषा के लिखित रूप का प्रयोग करते हैं। अच्छा पत्र वह है जिसमें अपनी बात को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया गया हो तथा पत्र की भाषा घुमावदार न होकर सरल व स्पष्ट हो। पत्र बधाई, सूचना, संदेश, निमंत्रण, शोक, हर्ष आदि के अवसरों पर भेजे जाते हैं। पत्र लिखते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। पत्र में संक्षिप्त व प्रभावशाली ढंग से बात लिखी गई हो। पत्र में अनावश्यक विस्तार से बचा गया हो तथा सरल, स्पष्ट और विषयानुकूल अभिव्यक्ति हो। पत्र लिखने के बाद एक बार स्वयं अवश्य पढ़ें ताकि यह जान सकें कि पत्र लिखने का उद्देश्य पूरा हो गया है या नहीं। पत्रों के रूप। पत्र मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। पत्र, एक औपचारिक पत्र, दो अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र उन लोगों को लिखे जाते हैं जिनसे हमारा कोई निजी परिचय या संबंध नहीं होता। इनके अंतर्गत प्रार्थना पत्र, शिकायती पत्र, व्यावसायिक पत्र आदि आते हैं। अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र उन लोगों को लिखे जाते हैं जिनसे हमारा कोई निजी परिचय या संबंध होता है, जैसे पिताजी, माताजी, भाई बहन आदि के लिए लिखा जाने वाला पत्र। समझते चलें, यदि आप कक्षा अथवा परीक्षा भवन से पत्र लिख रहे हैं तो अपने पते के स्थान पर कक्षा अथवा परीक्षा भवन व उसका पता लिखें। अंत में अपने नाम के स्थान पर क ख ग लिखें।
औपचारिक पत्रों में कार्यालय, विभाग, संस्था, अधिकारी आदि से व्यापारिक लेन देन, आवेदन, शिकायत, प्रशंसा, सूचना आदि से संबंधित पत्र सम्मिलित होते हैं। पूरे पत्र को एक पृष्ठ में ही लिखने का प्रयास करें ताकि तारतम्यता बनी रहे। औपचारिक पत्रों में प्रयुक्त होने वाली प्रशस्ति, अभिवादन व समाप्ति। प्रशस्ति: श्रीमान, मान्यवर, महोदय, श्रीयुत आदि। अभिवादन: इस प्रकार के पत्रों में अभिवादन नहीं लिखा जाता। समाप्ति: आपका आज्ञाकारी शिष्य या आज्ञाकारिणी शिष्या, शुभचिंतक, भवदीय या भवदीया, निवेदक या निवेदिका, प्रार्थी, आपका आदि। अनौपचारिक पत्रों में प्रयुक्त होने वाली प्रशस्ति, अभिवादन व समाप्ति। अपने से बड़ों या आदरणीय संबंधियों के लिए प्रशस्ति: आदरणीय, पूजनीय, श्रद्धेय, पूज्य आदि। अभिवादन: सादर प्रणाम, सादर चरण स्पर्श, सादर नमस्कार आदि। समाप्ति: आपका बेटा, आपका पोता या नाती या नातिन या भतीजा आदि। अपने से छोटों या बराबर वालों के लिए प्रशस्ति: प्रिय, प्यारे, चिरंजीव, प्रिय मित्र आदि। अभिवादन: आशीर्वाद, सदा खुश रहो, सुखी रहो, प्रसन्न रहो, मधुर स्मृतियां आदि। समाप्ति: तुम्हारा शुभचिंतक, तुम्हारा हितैषी या शुभाकांक्षी, तुम्हारा मित्र, तुम्हारा आदि। औपचारिक पत्र के उदाहरण: मोहल्ले में फैली गंदगी एवं इसकी सफाई हेतु स्वास्थ्य अधिकारी का ध्यान आकर्षित करते हुए एक शिकायती पत्र। J185, जनकपुरी, नई दिल्ली। स्वास्थ्य अधिकारी, नई दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, जनकपुरी, नई दिल्ली। विषय: मोहल्ले में फैली गंदगी की सफाई हेतु स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र। महोदय, मैं आपका ध्यान अपने मोहल्ले की खराब सफाई व्यवस्था की ओर आकर्षित करना चाहती हूँ। यहाँ आजकल हर तरफ कूड़ा ही कूड़ा फैला हुआ है। चारों तरफ गंदगी एवं बदबू फैली है। सफाई कर्मचारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। ऊपर से बरसात के मौसम में हालत बड़ी दयनीय हो गई है। कृपया इस ओर विशेष ध्यान देकर सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करवाएं, अन्यथा बीमारियां फैलते देर नहीं लगेगी। सधन्यवाद, भवदीय रोशनी। दिनांक 18 अगस्त 2022। अनौपचारिक पत्र के उदाहरण: अपने बड़े भाई के विवाह पर आने के लिए अपने मित्र को निमंत्रण पत्र। A3, प्रतापनगर, नई दिल्ली, 3 जुलाई 2022। प्रिय मित्र मुकेश, सप्रेम नमस्कार। बहुत दिनों से तुम्हारी तरफ से कोई पत्र नहीं मिला। अत्यधिक व्यस्तता के कारण मैं भी तुम्हें पत्र नहीं लिख सका। आज एक शुभ समाचार देने के लिए मैं तुमको पत्र लिख रहा हूँ। मेरे बड़े भाई का विवाह दिनांक 10 जुलाई 2022 को होना निश्चित हुआ है। इस शुभ अवसर पर मैं अपने सभी मित्रों को निमंत्रण भेज रहा हूँ। आशा है कि तुम इसे स्वीकार करोगे और सपरिवार इस समारोह में आकर मेरे प्रति प्रगाढ़ मित्रता का परिचय दोगे। अंकल एवं आंटी जी से आशीर्वाद पाकर भैया और भाभी को विशेष प्रसन्नता होगी। मोहन, तुम अपने आने की सूचना अवश्य देना ताकि मैं तुम्हें रेलवे स्टेशन लेने के लिए पहुंच जाऊं। शेष बातें मिलने पर होंगी। तुम्हारा मित्र गौरव। अपने जन्मदिन पर अपने चाचा जी द्वारा भेजे गए उपहार के लिए धन्यवाद देते हुए एक पत्र। B31, महावीर नगर, नई दिल्ली, दिनांक 13 मार्च 2022। पूज्य चाचा जी, सादर प्रणाम। मेरे जन्मदिन पर आपके द्वारा भेजा गया सुंदर उपहार मिला। आपके द्वारा भेजी गई सुंदर घड़ी और आकर्षक पेन ने सबका मन मोह लिया। वास्तव में ये दोनों वस्तुएं मेरे लिए बड़ी उपयोगी हैं और मैं इनका सदुपयोग करूंगा। इन उपयोगी एवं आकर्षक उपहारों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चाची जी को प्रणाम एवं मन्नू को प्यार। आपका अमन। निबंध लेखन, ऐसे राइटिंग। निबंध शब्द में दो शब्दों का मेल हुआ है,
नि जमा बंध अर्थात विशेष रूप से व्याकरण के नियमों में बंधी रचना। निबंध उस गद्य रचना को कहा जाता है जिसमें किसी विषय पर क्रम पूर्वक तथा पूरी स्पष्टता के साथ अपने विचार प्रकट किए जाते हैं। अच्छा निबंध कैसे लिखें? अच्छा निबंध लिखने के लिए आपको निम्नलिखित बातों पर विशेष ध्यान देना जरूरी है। आप जिस विषय पर निबंध लिखना चाहते हैं उसके संबंध में अधिक से अधिक जानकारी इकट्ठी कीजिए। विषय से संबंधित जानकारी को 3 भागों आरंभ, मध्य और अंत में बांट लीजिए और फिर निबंध की रूपरेखा तैयार कर लीजिए। निबंध के मध्य भाग में रूपरेखा के अनुसार अपनी बात को पृथक पृथक अनुच्छेद में लिखिए। निबंध की भाषा सरल तथा मौलिक होनी चाहिए। प्रस्तुत किए गए विचार एक दूसरे से जुड़े होने चाहिए। शब्द सीमा का ध्यान रखना चाहिए। प्रारंभ, मध्य और अंत में सूक्तियों, कविता के अंशों या महापुरुषों के कथनों का उल्लेख करने से निबंध प्रभावशाली बन जाता है। निबंध लिखते समय विराम चिन्हों का उचित प्रयोग करें तथा वर्तनी की शुद्धता का ध्यान रखें। निबंध के भेद। निबंध को मुख्यतः 3 भेदों में बांटा जा सकता है। निबंध 1 वर्णनात्मक निबंध, 2 विवरणात्मक निबंध, 3 विचारात्मक निबंध। वर्णनात्मक निबंध। इन निबंधों में स्थानों, वस्तुओं, ऋतुओं, दृश्यों, त्योहारों आदि का वर्णन किया जाता है, जैसे दीपावली, मेरा देश भारत, बसंत ऋतु आदि। विवरणात्मक निबंध। इन निबंधों में यात्राओं, घटनाओं, संस्मरणों, उत्सवों एवं महापुरुषों का वर्णन किया जाता है, जैसे विद्यालय का वार्षिकोत्सव, मेरी अविस्मरणीय रेल यात्रा इत्यादि। विचारात्मक निबंध। ऐसे निबंधों में किसी विचार, समस्या आदि का वर्णन किया जाता है, जैसे अनुशासन, मद्यपान, विज्ञान से लाभ हानि, चलचित्र के गुण दोष इत्यादि। आइए निबंध लेखन के कुछ उदाहरण पढ़ते हैं। एक महात्मा गांधी। भूमिका। विश्व को प्रभावित करने वाले आधुनिक युग के महापुरुषों में महात्मा गांधी का नाम अग्रगण्य है। वे न केवल वर्तमान भारत के निर्माता थे, अपितु सच्चे अर्थों में राष्ट्रपिता थे। वे ऐसे युग पुरुष थे जिन्होंने सत्य और अहिंसा के प्रयोग से ही अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर विवश कर दिया तथा अहिंसा द्वारा हिंसा और पशुबल को परास्त किया। परिचय। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर सन 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर वहां के दीवान श्री करमचंद के घर में हुआ था। इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। इनकी शिक्षा राजकोट के भावनगर में हुई थी। मैट्रिक परीक्षा पास करके ये बैरिस्ट्री पास करने के लिए इंग्लैंड गए। वहां उन्होंने माता को दिए वचनों का पूरी तरह पालन किया। बैरिस्ट्री पास करके ये भारत लौटे। दक्षिण अफ्रीका की यात्रा। गुजरात से बम्बई, मुंबई आकर उन्होंने वकालत का कार्य शुरू किया। तभी एक मुकदमे की पैरवी के लिए इन्हें दक्षिण अफ्रीका जाना पड़ा। वहां भारतीयों के साथ अंग्रेजों के दुर्व्यवहार तथा अत्याचारों से इन्हें बहुत दुख हुआ। इन्होंने अंग्रेजों द्वारा किए जाने वाले अत्याचारों के विरुद्ध वहीं पर सत्याग्रह किया तथा सफलता भी पाई। भारत में अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष। अफ्रीका से भारत लौटने पर उन्हें वैसी ही स्थिति यहाँ भी मिली। यहाँ आकर उन्होंने भारत की स्वतंत्रता को कुचलने वाली अत्याचारी गोरी सरकार के विरुद्ध सत्याग्रह और असहयोग आंदोलन आरंभ किए। छुआछूत निवारण, हिंदू मुसलमान एकता तथा स्त्री शिक्षा प्रचार के लिए उन्होंने बहुत प्रयत्न किए। ग्रामों की उन्नति की ओर उनका ध्यान सबसे पहले गया। खादी ग्रामोद्योग तथा हिंदी प्रचार के लिए उन्होंने बीड़ा उठाया तथा अहिंसा, सत्य और विश्व प्रेम का पाठ पढ़ाया। कांग्रेस का संदेश घर घर तक पहुंचाया। अनेक बार इन्हें जेल जाना पड़ा। इसी बीच इनकी धर्मपत्नी कस्तूरबा गांधी का निधन हो गया। गांधी जी के त्याग व तप के फलस्वरूप भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ। इस महापुरुष की हत्या नाथूराम गोडसे के हाथों 30 जनवरी 1948 को हुई। उपसंहार।
यद्यपि गांधी जी आज हमारे बीच नहीं हैं, तथापि हमें उनके आदर्शों को नहीं भूलना चाहिए। उन्होंने हमें सत्य अहिंसा का मार्ग दिखाया। उन्होंने छुआछूत का विरोध किया तथा मानव मानव में भेद नहीं माना। हमारा कर्तव्य है कि हम उनके बताए मार्ग पर चलें। गांधी जी सदा अमर हैं और अमर रहेंगे। दिल्ली में राजघाट पर इनकी समाधि है। 2. प्रदूषण एक विकट समस्या। भूमिका। प्रदूषण शब्द का अर्थ है वायुमंडल या वातावरण का दूषित होना। आज हम जिस तरह के वातावरण में जी रहे हैं वह पूरी तरह प्रदूषित हो चुका है और प्रदूषण की मात्रा दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। प्रदूषण की समस्या आज सारे विश्व के सामने विकराल रूप धारण करती जा रही है। आज प्रदूषण की समस्या ने संसार के समस्त प्राणियों के स्वास्थ्य के आगे प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। प्रदूषण के रूप। प्रदूषण मुख्यतः 3 प्रकार का होता है: वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण तथा ध्वनि प्रदूषण। आइए तीनों प्रकार के प्रदूषण से संबंधित समस्याओं पर विचार करें। वायु प्रदूषण का प्रकोप सबसे अधिक महानगरों पर हुआ है। इसका कारण है गत 10 वर्षों में भारत के प्रत्येक नगर में कारखानों की जितनी तेजी से वृद्धि हुई है, उससे वायुमंडल पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। इन कारखानों की चिमनियों से 24 घंटे निकलने वाले धुएं ने सारे वातावरण को विषैला बना दिया है। इसके अलावा सड़कों पर चलने वाले वाहनों के धुएं से निकलने वाली कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के कारण आज सांस और फेफड़ों की न जाने कितने प्रकार की बीमारियां आम बात हो गई है। शहरों की बढ़ती जनसंख्या के लिए आवास की सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए वृक्षों और वनों को भी निरंतर काटा जा रहा है। जल प्रदूषण भी आज एक विकट समस्या बन गया है। गांवों में तो लोगों को स्वच्छ हवा और स्वच्छ जल मिल जाते हैं, परंतु नगरों में वायु और जल दोनों ही दूषित हो गए हैं। कारखानों का दूषित जल, बचे हुए रसायन, कचरा सभी कुछ नालों से होता हुआ नदियों में बहा दिया जाता है। इसके अलावा नदियों, तालाबों जिनका जल पीने के लिए उपयोग में लाया जाता है, वहाँ लोगों का नहाना, कपड़े धोना, मल मूत्र डालना, शवों की राख डालना, जानवरों की गंदगी डालना ऐसे अवगुण हैं जिनके कारण जल प्रदूषित हो जाता है और इससे तरह तरह के रोग जैसे पीलिया, हैजा, पेचिश, मलेरिया, डेंगू आदि फैलते हैं। ध्वनि प्रदूषण। नगरों और महानगरों में ध्वनि प्रदूषण भी मनुष्य के जीवन को तनाव युक्त बनाए रखने का एक प्रमुख कारण है। सड़कों पर शोर करते वाहनों की आवाज का हमारी श्रवण शक्ति पर तो प्रभाव पड़ता ही है। यह हृदय रोग तथा रक्तचाप जैसी बीमारियों को भी जन्म देता है। लोग दूसरों की सुविधा का ध्यान न रखते हुए रेडियो, टेप रिकॉर्डर, लाउड स्पीकर तेजी से बजाकर ध्वनि प्रदूषण फैलाते हैं। इन सब पर रोक लगाई जानी चाहिए। उपसंहार। पर्यावरण की सुरक्षा से ही प्रदूषण की समस्या को सुलझाया जा सकता है। वृक्षारोपण से यह समस्या कम हो सकती है। जनसंख्या वृद्धि पर हमें अंकुश लगाना होगा। अणु या परमाणु परीक्षणों पर रोक लगानी होगी। रासायनिक पदार्थों का उपयोग कम करना होगा। शोर मचाने वाले यंत्रों, चिल्ल पों करने वाले वाहनों पर नियंत्रण रखना होगा।